हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के लक्षण। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखे हैं वो हम अभी आपको समझाएंगे। और ये भी जान लेते हैं कि इससे पहले अभी आपने क्या पढ़ रखा है। तो इससे पहले दोस्तों आपने पढ़ा था शैवालों के बारे में, है ना। उसका वर्गीकरण देखा था, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, हर एक वर्ग के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। आपको शैवालों के बारे में पूर्णतः ज्ञान हो चुका है। ठीक है, जानकारी हो चुकी है, मतलब आपने थैलोफाइटा पढ़ रखा है। तो आज हम उससे एक अगला वर्ग या प्रभाग या विभाग, डिवीजन जिसे कहते हैं, जिसे जो कि है हमारा ब्रायोफाइटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको भाई पता लग ही गया होगा कि पौधों का जो विकास है, ब्रायोफाइटा का जो विकास है वो शैवालों से हुआ है। जैसा कि आपको भी पता है कि भाई शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, काई कहाँ मिलती है, पानी में मिलती है कि नहीं, जल में मिलती है कि नहीं, चाहे वो समुद्री जल हो, चाहे वो नदियों का जल हो, चाहे तालाब का जल हो, वहां पर काई आपको मिलती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखिए परिवर्तन होते गए और काई से एक नई जीव का विकास हुआ जिसे ब्रायोफाइटा कहा गया। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ब्रायोफाइटा होते क्या। अब आपको समझ में आ गया ना कि इनका विकास किससे हुआ है, शैवालों से। मतलब शैवाल जब ज्यादा विकसित हुए तब फिर ब्रायोफाइटा का विकास हुआ। ब्रायोफाइटा में जो जीव हैं, कहने का मतलब वो थैलोफाइटा से बने। ठीक, तो एक एक लक्षण हम देखते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, थैलोफाइटा को आप कैसे पहचानेंगे, या फिर जो थैलोफाइटा होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, हमारा पादप जगत चल ही रहा है। पहला नंबर दिया है, इस विभाग में थैलोफाइटा से अधिक विकसित पौधे रखे गए हैं। थैलोफाइटा से अधिक, थैलोफाइटा में आपने सवालों का अध्ययन किया, तो उससे विकसित जीव, ठीक, उससे विकसित जीवों को यहाँ पर रखा गया, पौधों को। समझ में आ गया ना, पहली चीज तो क्लियर हो गई, मतलब ये ज्यादा विकसित थे। समझ रहे? जैसे देखिए उदाहरण के लिए एक नोकिया फोन होता है जो पहले आता था, जिसमें सांप सीढ़ी का खेल होता था, है कि नहीं। लेकिन अब आज जो एंड्रॉइड फोन है, इसमें देखो तमाम सारे पूरा कंप्यूटर जैसे हो गया है। आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, कोई भी गेम खेलिए, खेल सकते हैं। लेकिन पहले के फोन में इतना नहीं होता था। तो समझ रहे हैं, मतलब जो वो पहले था उससे विकसित होकर के अब एंड्रॉइड फोन आ गया। उसी तरीके से पौधे जो पहले सरल थे अब थोड़ा जटिल हो गए हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया ना कि ये थैलोफाइटा से अधिक विकसित थे या हैं। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरी बात, इनमें जननांग, और एक चीज जान लीजिएगा, ये पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि ये पाए कहाँ पर जाते हैं। पाए जाने का मतलब, जैसे कि सवालों में हमने देखा था कि वो भाई कहाँ मिल रहे थे, वो ऐसे स्थानों पर मिल रहे थे जहां पर जल होता है। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नमी होती है। मतलब जल में भी पाए जा सकते हैं और नमी जहां पर होती है वहां पर पाए जाते हैं। समझ में आया ना। नमी का मतलब आप जैसे देखते हैं, अगर किसी छत से पानी गिरता है, ठीक है, और वो छत की दीवार में नमी बनी रहती, तो आप वहां पर देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे हरे हरे पौधे उगाते हैं। तो वही होते हैं क्या, हमारे ब्रायोफाइटा। समझ में आया ना। तो पाए कहां पर जाते हैं, छायादार स्थान हो, अगर कहीं पर छाया हो, नमी रहती हो, जल जल पाया जाता हो, तो ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। पाए जाना कंफर्म हो गया ना, कहां पर पाए जाते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इनमें वास्तविक जड़ तना तथा पत्ती का अभाव होता है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक का मतलब जो रियल में हो, ट्रूली हो, है कि नहीं। वास्तविक का मतलब, जैसे आप अगर एक आम का पेड़ देखेंगे तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये पत्ते हैं, ये तना है और ये जड़ है, बता देंगे कि नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इस पौधे को देखेंगे, ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले पौधों को देखेंगे, तो उनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होती है। ठीक है, जैसी संरचनाएं पाई जाती है,
जड़ की जगह पर जड़ों जैसी और पत्तियों की जगह पर पत्तियों जैसी और तने की जगह पर तने जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन वास्तविक नहीं होती है जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये चीज समझ में आ गया ना कि वास्तविक जड़ तथा तना और पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है, वास्तविक नहीं मिलता है, जैसे कि आम या बरगद, नीम, इन सब में आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया ना। अगला देखते हैं, इनमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। निषेचन के लिए आपने निषेचन जानते होंगे कि जिसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है। तो इनमें निषेचन तभी होगा, जनन तभी होगा, रिप्रोडक्शन तभी होगा, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब जल होगा। जब जल नहीं होगा तब ये जनन नहीं कर पाएंगे, निषेचन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाई ये लोग क्या करते हैं, ये अपना युग्मक जो बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी नर और मादा होते हैं, ठीक है, तो जो युग्मक बनाते हैं उसको पानी में छोड़ देते हैं। नर युग्मक, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक पौधा हूं, ठीक है, जैसे मैं एक ब्रायोफाइटा हूं, तो मैंने नर युग्मक बनाया और पानी में छोड़ दिया। मादा क्या करती है, मादा युग्मक बनाया और पानी में छोड़ दिया। तो दोनों जब तैरते रहते हैं और कभी मिलते हैं तो आपस में मिल करके पानी में फिर युग्मनज का निर्माण करते हैं, मतलब निषेचन करते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो ये अंडा जो नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, जो कि विशिष्ट लक्षण है इसका ब्रायोफाइटा का, कि भाई निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। आपसे पूछा जाएगा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा में किसमें जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, तब आपको ब्रायोफाइटा पर बताना है। समझ में आ गया ना। तो ये चीज जल आवश्यक होता है, क्योंकि भाई जल में ही ये अपना युग्मक छोड़ते हैं। उसके बाद अगला है, ये प्राचीन या आद्य उभयचर जीव हैं जिनका विकास शैवालों से हुआ है ना। हमने बताया कि देखिए, अब हम लोग क्लासिफिकेशन, अगर आपने नहीं पढ़े पिछले क्लासेस तो आप जरूर देखिए, तभी इन क्लासों को पढ़िए, तभी आपके समझ में आएगा, है कि नहीं। सीरियल से क्योंकि पढ़ रहे हैं, कोई चीज अगर नहीं पढ़ोगे तो छूट जाएगी। और चूंकि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें सभी चीज पढ़ना जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। तो इनका विकास किससे हुआ है, शैवालों से। आपने पढ़ा पिछले लेसन वीडियोज में कि शैवाल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या आर्थिक महत्व होता है, कहाँ पाए जाते हैं, वर्गीकरण इत्यादि देखा। तो जब शैवाल धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में और विकसित हुए, तब उनसे फिर ब्रायोफाइटा बने, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराने, है कि नहीं, प्रिमिटिव। आर्थ उभयचर, उभयचर कहा गया है। देखिए, उभयचर का मतलब क्या होता है, ऐसे जीवधारी जो जल में भी रह लेते हैं, निवास कर सकते हैं, और बाहर, जैसे मेढक। मेढक क्या है, उभयचर है कि नहीं, जल में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है। लेकिन मछली क्या है, जलचर है। देखिए, उभयचर, जलचर, स्थलचर होते ना ऐसे प्राणी। स्थलचर का मतलब ऐसे प्राणी जो केवल स्थल पर रहते हैं, जैसे हम लोग हो गए, जैसे मनुष्य हो गया, काकरोच हो गए, कीड़े मकोड़े इत्यादि कई सारे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या हैं, स्थलचर हैं, जमीन पर रहेंगे। पानी में हम लोगों को डाल दोगे तो हम लोग मर जाएंगे, कितना तैरेंगे, है कि नहीं। हम लोगों का शरीर पानी के लिए नहीं बनाएंगे, हम लोग पानी में रह सके। वही जलचर का मतलब ऐसे प्राणी जो जल में रहते हैं, ऐसे प्राणी जो जल में रहते हैं, जैसे मछली, है कि नहीं। तो मछली को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो वो भी मर जाएगी। हम लोग पानी में मर जाएंगे और मछली पानी के बाहर मर जाएगी। तो स्थलचर और जलचर में समझ में आ गया। लेकिन एक ऐसा जीव जिसमें ये दोनों विशेषताएं पाई जाएंगी, मतलब स्थलचर भी हो सकता है और जलचर भी हो सकता है, तब हम लोग उसे उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियंस बोला जाता है इंग्लिश में। समझ में आया। तो एम्फीबियंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे, जैसे पिछले वर्ग जो सवाल पढ़े थे आपने, सवाल में क्या देखा था कि ये केवल जल में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उभयचर
यूज किया गया, इसका मतलब कि ये जल में भी पाए जाते हैं और जल के बाहर भी, ऐसे स्थानों पर जहां पर नमी होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? बता सकते हैं आप, कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि हमें भी पता लगता रहे कि हाँ समझ में आ रहा है आपको। ये बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया, ये लक्षण समझ में आ गया। अगला देखते हैं, और याद रखना ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण चीज है ये, कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तब आपको ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऑप्शन दे दिया, तब आपको ब्रायोफाइटा पर टिक करना है। समझ में आ गया ना ये? हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रोन ने दिया था। यहां पर रॉबर्ट ब्रोन ने किया था, लिख देते हैं, रॉबर्ट ब्रोन ने किया था। ठीक है, मतलब अगर आपके मन में आए कि भाई ये ब्रायोफाइटा शब्द कहां से आ गया, किसने दिया, तब आपको याद करना है कि रॉबर्ट ब्रोन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दिया था। है कि नहीं? जैसे गांव में होता है ना, बच्चा जन्म लेता है तब उसका नामकरण होता है कि नहीं? तो उसको एक लोग नाम देते हैं कि हाँ भाई इन्होंने नाम दिया। जैसे आपका नाम हो सकता है आपकी दादा ने दिया हो या मम्मी ने दिया हो, तो अगर कोई पूछेगा कि इनका नाम किसने दिया, तब आपको या फिर कोई आप क्या बताएगा कि हाँ दादा ने नाम दिया था मेरा। उसी तरीके से उभयचर पौधे या ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रोन नामक वैज्ञानिक ने किया था। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके जान लेते हैं जनक की बात, मतलब फादर ऑफ ब्रायोफाइटा। देखिए, चूंकि ये जो ब्रायोफाइटा डिवीजन है, प्रभाग है, वर्ग है, संघ है, मतलब जो ग्रुप है ना, ये पूरे विश्व में, ऐसा तो है नहीं केवल भारत में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो इसके जनक हैं हेडविग नामक वैज्ञानिक। हेडविग नाम याद हो जाएगा ना, हेडविग नामक वैज्ञानिक हैं जिन्हें फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कहा जाता है, ब्रायोफाइटा का पिता या जनक कहा जाता है। समझ सकते हो? क्लियर हो गया? अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक बता देते हैं। हेडविग का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब देखिए क्या होता है, हेड का मतलब सिर, है कि नहीं? विग का मतलब आपने देखा होगा कि पिक्चरों में या कहीं फोटोज पर देखा होगा कि जो बालों में लगाते हैं, बाल डुप्लीकेट वाले, सॉरी सर पर जो बाल लगाते हैं डुप्लीकेट, उसको विग्स बोलते हैं, विग बोलते हैं। समझ में आया? तो दोनों चीज को मिक्स कर दीजिए, हेड को और विग को, तो हेडविग हो गया। तो उन्होंने या फिर उन्हें ब्रायोफाइटा का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगर हम भारत में बात करें कि भारत में ब्रायोफाइटा का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा किसे कहा जाता है भारत में, कौन से ऐसे भारतीय हैं, तब वहां पर आपको शिवराम कश्यप बताना है, जिन्हें शॉर्ट में एसआर कश्यप भी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, जैसे मॉस, लिवरवर्ट इत्यादि। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको ब्रायोफाइटा समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनका जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके साथ हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका आर्थिक महत्व भी देखें कि किस तरीके से ये उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए, और बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।